हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिस था वो अपन पढ़ रहे थे कि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को समझना होता है। वैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो देखिए अपन रटते हैं, अभिक्रिया एक रटेंगे, दूसरी अभिक्रिया रटेंगे, फिर वापस भूल जाएंगे, फिर रटेंगे, फिर वापस भूल जाएंगे। तो ये जो हमारा कार्यक्रम ही चलता रहेगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण, सामान्य नामकरण, और अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन शनि क्या होता है, नाभिक शनि क्या होता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, मुक्त मूलक क्या होता है, तो इनको हमें समझना होता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं और वो है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। और ये देखिए अपने 11th में पढ़ते हैं लेकिन बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, तो इसलिए ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बहुत काम में आता है। और हमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए जो मुक्त मूलक अभिक्रिया भी होती है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहले मुक्त मूलक अभिक्रिया को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें मुक्त मूलक के बारे में जानना है कि वास्तव में हमारे जो मुक्त मूलक है वो कैसे बनते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, या उनको अपन कैसे पहचानेंगे। तो इन सब बातों को आज अपन देखेंगे, मुक्त मूलक। और ये देखिए ऑर्गेनिक में हमें हर जगह काम में आएगा। बेसिकली अपन बोले कि जो एल्केन का हैलोजनीकरण है वहां पे हमें हर जगह काम में आता है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखिए मुक्त मूलक की अपन परिभाषा वगैरह देखते हैं कि वास्तव बोलते किसको है मुक्त मूलक। तो समझिएगा मुक्त मूलक यहाँ पे आप देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, मेरे पास ये संरचना है CH3 और ये CH3 संरचना है, और इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ी सी अपने इसमें ऊर्जा दी है, हीट दी है, या अपन इसको गर्म किया है, या सनलाइट की प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश में इसको रखा है। तो समझिए सहसंयोजक बंध अपन ने 11th क्लास में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, बंधों के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पे ये सहसंयोजक बंध है। अपन जानते हैं सहसंयोजक बंध जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, पार्टनरशिप से बनता है। यानी कि यहाँ पे ये जो बंध है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे कार्बन का है। तो यहाँ पे दोनों की विद्युत ऋणता की अपन बात करिए कि इस कार्बन की विद्युत ऋणता और इस कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी है, यहाँ पे 2.5 होती है और कितनी होती है, 2.5 होती है। और विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी का मतलब क्या है, मतलब है कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन देखिए विद्युत ऋणता दोनों की बराबर है, तो ये बोलेगा कि भाई साहब ये दोनों इलेक्ट्रॉन न तो मैं तेरे को ले जाने दूंगा और न ही मैं तेरे को ले जाने दूंगा। अर्थात अपन क्या करते हैं, अपन एक इलेक्ट्रॉन तू तेरा ले जा और एक इलेक्ट्रॉन अपन मेरा रख लेते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे जो बंध का विखंडन हो रहा है ये समान हो रहा है। बंध का विखंडन बेसिकली दो प्रकार से होता है। समान इसको बोलते हैं होमोलाइटिक यानी कि समान विखंडन, जिसमें सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन या सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु को समान रूप से मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों कार्बन परमाणु है, इनको दो बंध के इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों एक एक अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये जो कौन सा यहाँ पे विखंडन हुआ है, तो ये समान विखंडन हुआ है और हमारे पास ये क्या बन चुके हैं, ये देखिए इन संरचना को अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं, बोले तो मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। ये देखिए मुक्त मूलक, इन दोनों संरचनाओं को अपन मुक्त मूलक ही बोलते हैं। और भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए मैं बात करूंगा कि मान लीजिए अपन 2 क्लोरीन ले लें, 2 क्लोरीन अपन ले लेते हैं, Cl2 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है। अपन जानते हैं कि कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध है। इसमें अपन ने ऊर्जा दी है, ऊर्जा देंगे, ऊर्जा अपन दे रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊर्जा दे रहे हैं तो ये बंध क्या होगा, टूटेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बनते हैं, यहाँ पर भी मुक्त मूलक संरचना बनती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या फ्री पड़ा है, मुक्त है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त है।
अब समझिएगा आप, यहाँ पे मैं बेसिक सी आपको बात बता रहा हूं कि सर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये जो बंध टूट रहा है तो मतलब हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। हाँ, ऊर्जा देनी पड़ती है। याद रखेंगे हमेशा कि रासायनिक बंधन के दौरान यानी कि बंध का निर्माण होगा तो हमेशा ऊर्जा बाहर रिलीज होती है, अर्थात एक्सोथर्मिक प्रक्रम होता है, ऊर्जा बाहर रिलीज होती है और बंध बनता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है। मतलब जो अणु हमारा ये आप बोल देते हैं यौगिक, वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। और बंध तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। बंध बनने के लिए ऊर्जा निकलती है और बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। तो बंध टूटना कैसी प्रक्रिया है, यहाँ पे आप देखते हैं कि मैं यहाँ पे बंध टूट रहा है, मतलब इसको ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो ये प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा का शोषण कर रहा है। तो प्रक्रम क्या हो गया, यहाँ पे ये एंडोथर्मिक प्रक्रम हो गया। तो आप बता दीजिए कि बंध टूटेगा तो हमेशा ही ऊर्जा देनी पड़ती है और वो कैसा प्रक्रम होगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अब अपन मुक्त मूलक के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं कि मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है। तो मैं लिखता हूं कि होमोलाइटिक क्लीवेज, समान से विखंडन के दौरान, समान से विखंडन के दौरान होता है, के दौरान होता है। ये आप यहां से जान चुके हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप किसी भी संरचना में, आप इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, किसी भी संरचना में आप देख लीजिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, मुक्त मूलक में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अष्टक क्या है, अष्टक मैं लिखता हूं अष्टक अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण होता है। अब देखिए कि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका अष्टक क्या है, पूरा नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करेगा तो ये स्थायित्व को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसको एक और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला। तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति भी व्यवहार करेगा। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूं, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति भी व्यवहार करता है। ये बात अपन ने सीखी है। और देखिएगा क्या ये चालकता दर्शाता है, हाँ सर, इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं वो चालकता दर्शाते हैं। तो मैं यहाँ पे अगला पॉइंट लिखता हूं कि ये क्या करता है, ये चालकता भी यानी कि कंडक्टिविटी भी शो करेगा। तो ये पॉइंट अपन ने किसके बारे में देखे हैं, ये पॉइंट अपन ने यहाँ पे मुक्त मूलक के बारे में देखे। अब मुक्त मूलक अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, उसकी अभिक्रिया कहाँ पे आती है, हर टॉपिक के ऑर्गेनिक के हर टॉपिक में बेटा इसकी रिएक्शन आती है। और वो क्या आती है, वो आती है हैलोजिनेशन की, वो आती है कि एल्केन का हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण ऑफ एल्केन, एल्केन का अपन हैलोजनीकरण पढ़ते हैं, वहां पे यह अभिक्रिया हमें वहां पे पढ़ने को मिलती है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, समझिए, जैसे कि ध्यान समझेंगे कि मान लीजिए मेरे पास ये है CH4 है, ये एल्केन है, मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराता हूं तो इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन। इसमें अपन ऊर्जा देंगे तो ये बनता है CH3Cl प्लस यहाँ पे HCl। इस प्रकार की संरचना हमारे पास बनती है, इस प्रकार की संरचना हमारे पास बनती है। अब सुनिए, यदि मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा और होगी, क्लोरीन और होगा, तो यहाँ पे और क्या निकलेगा, एक HCl और निकल जाएगा और यहाँ पे CH2Cl2 और बन जाएगा, एक HCl और निकल गया। इसी तरह जैसा कि यहाँ पे निकला। अब यदि और मेरे पास क्लोरीन है तो यहाँ पे एक HCl और निकल जाएगा, यानी कि जितने हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा। क्योंकि अपन पढ़ते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन,
इस हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, एक क्लोरीन इसके अंदर और एक क्लोरीन बाहर, यानी कि एक हाइड्रोजन इसका बाहर और एक हाइड्रोजन इसके अंदर। तो देखिए ये और क्या बन जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CH3। अब यदि और भी मेरे पास क्या है, और भी यदि क्लोरीन आधिक्य में है, और भी क्लोरीन आधिक्य में है, तो यहाँ पे HCl और बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास एक और हाइड्रोजन है, तो इसको निकालेगा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा CClO4, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आता है, वो क्या है, वो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए यदि मेरे पास ये जो आधिक्य में है क्लोरीन क्या है, एक्सेस में है, ये एक्सेस बोले तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, बोले तो पूरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, आधिक्य में है तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये भी बनेगा, यहाँ पे डाइक्लोरो भी बनेगा और ट्राइक्लोरो भी बनेगा और टेट्राक्लोरो भी बनेगा, अर्थात एल्किल हैलाइड का मिश्रण हमारे पास प्राप्त होता है। आधिक्य में होगा कौन, मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूं, नोट में यदि Cl2 क्या है, Cl2 आधिक्य में हो तो, Cl2 एक्सेस आधिक्य में हो तो, क्या बनेगा, मोनो हेलोजन बोले तो एक हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन का मिश्रण, टेट्रा हेलोजन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये अपन जो हमारे हेलोजन व्युत्पन्न है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, वहां पे अपन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, वहां पे अपन पढ़ते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव। तो देखिए इनका मिश्रण प्राप्त, यानी कि मोनो भी बनेगा, मोनो बने तो जिसमें एक ही हेलोजन हो, डाई भी बनेगा जिसमें यानी कि दो हेलोजन हो, ट्राई भी जिसमें तीन हेलोजन और टेट्रा यानी जिसमें चार हेलोजन हो। लेकिन नोट में दूसरा पॉइंट समझेंगे, यदि ये जो हाइड्रोकार्बन यानी कि जो एल्केन है, एल्केन क्या हो, ये आधिक्य में हो, एल्केन एक्सेस में हो, तो ध्यान से समझेंगे बेटा जी, ध्यान से समझिएगा, ये हो तो इसका मिश्रण प्राप्त होता है, यदि ये आधिक्य में हो तो केवल और केवल ओनली क्या बनेगा, मोनोहेलोजन उत्पाद, यानी कि केवल और केवल ये बनेगा, मोनोहेलाइड बनता है, मोनोहेलाइड प्राप्त होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए, ये अपन इतनी ज्यादा हैलाइड बनाने की इतनी ज्यादा उत्तम विधि नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिश्रण हमें प्राप्त होते हैं, तो ये हमारी उत्तम विधि यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनाने के लिए अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, मान लीजिए हमें ये प्राप्त करना हो तो ये बहुत सारे एक साथ हमें मिश्रण प्राप्त होगा, तो हमें पृथक्करण की समस्या होगी, इनको अपने सेपरेशन करना पड़ेगा, तो ये एक उत्तम विधि नहीं है। अब देखिए जो इसकी क्रियाविधि होती है, यानी कि अपन बात करें कि जो यहाँ पे एल्किल हैलाइड का निर्माण हो रहा है, एल्किल हैलाइड का निर्माण, वो देखिए कौन सी क्रियाविधि के द्वारा होता है, तो मैं लिखता हूं कि एल्किल हैलाइड का निर्माण, यहाँ पे देखिए ये जो क्रियाविधि होती है इसको बोलते हैं मुक्त मूलक, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा, मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा इसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ध्यान समझिएगा, देखिए मैं इसकी बता रहा हूं, ये तीन चरणों में होता है। पहला मैं बोलता हूं इनिशिएशन, इसको बोलते हैं इनिशिएशन, बोले तो यहाँ पे प्रारंभन चरण। इसमें क्या होता है, समझिए कि यहाँ पे कैलोरीन है, यहाँ पे कैलोरीन है, यानी कि यहाँ पे अपन ऊर्जा देंगे तो ये मुक्त मूलक बनते हैं। पहली हमारी जो मेथड है इसमें मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, तो समझिएगा ये देखिए मुक्त मूलक बन गया, ये दूसरा मुक्त मूलक बन गया। अब ये हाईली स्टेबल है क्योंकि ये अति क्रियाशील है, ये दोनों संरचना ना ये अति क्रियाशील है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने बोला था ये मुक्त मूलक बन चुके हैं, इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ये एक यानी कि बंध बनाने की कृपा करेंगे,
बंध बनाएंगे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमें और मिल जाए। तो देखिए इस बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो ये प्रक्रम केस कौन सा है, ऊष्माशोषी प्रक्रम। ध्यान रखिएगा ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ऊष्माशोषी प्रक्रम इसका पहला प्रक्रम। दूसरा प्रक्रम इसका होता है लॉन्ग इलोंगेशन, सॉरी चेन इलोंगेशन, यानी कि मैं लिखता हूं इलोंगेशन का मतलब है श्रृंखला का क्या हो रहा है, दीर्घीकरण, श्रृंखला बढ़ रही है। अब ये मुक्त मूलक हमारे पास बन चुके हैं, ये क्या करेगा कि मैं अति क्रियाशील हूं, किसी ना किसी के साथ तो बंध बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3 आया और यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरे पास, एक मुक्त मूलक यहाँ पे आया। ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लेके चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये लेके चला जाएगा, क्योंकि ये इसको प्रमोट करा है, ये इसको प्रमोट करा है कि बंध को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से, अब देखिए यहाँ वाला बंध क्यों टूट रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बनता है Cl प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिए ये बनेगा HCl और यहाँ पे CH3 मुक्त मूलक बनते हैं, CH3 मुक्त मूलक बनते हैं। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे CH3Cl भी बन सकता है, यानी कि जो CH3 है ये इस Cl के साथ भी जा सकता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप ये बता रहे होंगे कि यहाँ पे CH3Cl बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन मुक्त मूलक बन जाएगा, ये नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन उसके साथ बंध बनाएगा जो परबल बॉन्ड का निर्माण करे, जिसमें परबल बॉन्ड का निर्माण हो। वो देखिए परबल बॉन्ड का निर्माण यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ होता है, तो ये उत्पाद हमारे पास ही नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें और भी मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे म्योर फ्री रेडिकल मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। अब ये जो मुक्त मूलक बन चुका है ये क्या करेगा, वापस क्लोरीन को मुक्त मूलक में बदलेगा। तो समझिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूं कि CH3 मुक्त मूलक है, ये Cl वापस आ गया, तो ये बोलेगा कि भाई साहब क्लोरीन तूने मेरे को तो बर्बाद कर दिया, अब मैं तेरे को बर्बाद करूंगा। तो ये देखिए वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, ये इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो वापस यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3Cl और क्लोरीन मुक्त मूलक। तो क्लोरीन मुक्त मूलक ने इसको बर्बाद किया है और मेथिल मुक्त मूलक ने क्लोरीन को वापस से मुक्त मूलक में परिवर्तित कर दिया। तो ये दो स्टेप इसमें चलते हैं, क्योंकि इसमें म्योर फ्री रेडिकल बनते हैं, एक तो फ्री रेडिकल हमारा ये बन गया, एक फ्री रेडिकल हमारा ये बन गया। अब सुनिए कि ये जो बंध का निर्माण हो रहा है, और समझिए कि बंध का निर्माण मैंने पहले भी बोला है कि बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलेगी। तो यहाँ पे ये जो प्रक्रम कौन सा है, ये प्रक्रम हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। किसमें, केवल और केवल फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में और ब्रोमीन के केस में, आयोडीन के केस में ऊष्माक्षेपी नहीं होता है। आयोडीन के केस में क्या होगा, ऊष्माशोषी होगा। याद रखिए जबरदस्त क्वेश्चन आता है, और मैं बताऊंगा आपको आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ पे जो आयोडीन है वो वापस बेक अभिक्रिया क्यों होती है, यानी कि उसकी रिवर्सिबल अभिक्रिया क्यों होती है, वो भी मैं बताऊंगा। वो इसी कारण से होती है क्योंकि यहाँ पे आयोडीन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होती है, उसमें ऊष्माशोष, उसमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा देते जा रहे हैं। तो ये इन तीनों के लिए है, ये दूसरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें तीसरा लास्ट का जो हमारा प्रक्रम है वो है टर्मिनेटेड, यानी कि टर्मिनेशन बोल दीजिए, या इसको बोलते हैं समापन पद। समझिए समापन में क्या होता है, समापन में ध्यान से समझेंगे, समझिएगा। समापन में देखिए जितने भी मुक्त मूलक हैं वो मिलके बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरीन मुक्त मूलक मिल जाएंगे दोनों, और क्या बनाएंगे, Cl2 बना देंगे। इसके बाद में दोनों मेथिल मुक्त मूलक मिलेंगे
और क्या बना देंगे, यहाँ पे एथेन बना देंगे CH3 क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। इसके बाद में एक तो क्लोरीन है और दूसरा क्या है, यहाँ पे CH3 मुक्त मूलक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे CH3 और Cl, इस कार्बन का ये रहा, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। नोट में एक पॉइंट लिखने वाला हूं, वो देखिए क्या है। हमने अभिक्रिया देखी थी कि अपने क्या देखा था कि सर हमारी जो CH4 है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और CH3Cl प्लस HCl बनाता है। अब देखिए ये जो हमारी मुख्य अभिक्रिया है, इसमें इस प्रकार का कोई भी उत्पाद या कोई भी हमारा जो सबस्ट्रेट नहीं है, यानी कि इस प्रकार का अभिकारक नहीं बनता है। तो समझिए ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मूल अभिक्रिया में एथेन नहीं बनती है, यानी कि इस प्रकार का कोई उत्पाद नहीं बनता है। तो ये आपको बताना है कि ये हमें कहीं पे भी मुख्य अभिक्रिया में नहीं मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि जो हमारी हैलोजन की क्रियाशीलता, तो देखिए हैलोजन की क्रियाशीलता की अपन बात करें तो ध्यान समझेंगे, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो है फ्लोरीन, उसके बाद में है हमारा क्लोरीन और उसके बाद में हमारा ब्रोमीन, और जो सबसे लास्ट में क्रियाशीलता है वो किसकी है, आयोडीन की है। ये हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम है। सबसे प्रबल क्रियाशील ये फ्लोरीन होता है, यानी कि जो एल्किल हैलाइड वो तेजी से ये देता है, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। तो ये देखिए जो फ्लोरीन की अभिक्रिया होती है और यहाँ पे जो आयोडीन की अभिक्रिया होती है, ये अपन जनरली प्रयोगशाला में नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के साथ अपन हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या होती है, ये विस्फोटक होती है, विस्फोटक होती है, यानी कि ये एक्सप्लोसिव होती है। एक्सप्लोसिव बोले तो इसको अपन लेबोरेटरी में नहीं करवाते। विस्फोट के साथ इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है कि यह अभिक्रिया विस्फोटक की सहायता यानी विस्फोटक होती है। और यहाँ पे जो आयोडीन की अभिक्रिया है ये भी अपन नहीं देखते हैं, क्योंकि ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया हो जाती है और उत्क्रमणीय प्रक्रिया में क्या होता है, जो HI बनता है, HI बनता है जो क्या है, जो प्रबल अपचायक का स्ट्रोंग रिडक्टर होता है, स्ट्रोंग रिडक्टर जो वापस हमारा जो हाइड्रोकार्बन में है उसमें एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। ये अपन देखते हैं कि उत्क्रमणीय कैसे होता है। जनरली अपन जो हमारे टॉपिक में रिएक्शन देखते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन की अपन देखते हैं। समझिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया करवाता हूँ। ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, इसकी अभिक्रिया में आयोडीन के साथ कराऊंगा तो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है और साथ में हमारा जो HI बनता है। लेकिन ये क्या है, ये हमारे HI अपन ने पढ़ा है, HI अपन ने 11th में रेडॉक्स वाले टॉपिक में पढ़ा है। ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि मैं लिख दूं कि प्रबल अपचायक होता है और प्रबल अपचायक होगा तो ये CH3I को वापस किसमें कन्वर्ट कर देता है, वापस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए इसको ये अपचयन करता है। अपचयन का मतलब है कि इसका अपन कार्बन का ऑक्सीकरण अंग अपन निकालेंगे तो ये देखिए कितना प्राप्त होता है, -2 होता है और यहाँ पे ये -4 होता है, यानी कि -2 से -4 में जा रहा है। तो एल्किल हैलाइड को वापस से हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करा है। तो ये अभिक्रिया कैसी है, ये अभिक्रिया हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो जनरली अपन क्लोरीन और ब्रोमीन की ही अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं। तो ये आज का हमारा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और वो भी मुक्त मूलक का। तो देखिए इसको आप पढ़िए, मस्त रहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह आपको बहुत ही अच्छी तरह काम में आने वाला है।
और हर टॉपिक में आपको काम में आएगा। तो ये हमारा आज का मुक्त मूलक था और आगे अपन स्टार्ट करेंगे हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है वो है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। तो उसका अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसकी स्टार्टिंग करेंगे और ये अपने बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट सीख लिए और मिलेंगे नई कक्षा में नए जुनून तथा जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके।